गुड इवनिंग एवरीबॉडी। प्रत्येक व्यक्ति का अभिनंदन है, स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक मॉडल पेपर लेके आया हूं। और इस मॉडल पेपर में हम चेक करेंगे नॉलेज ऑफ टेंस, यानी टेंस के 10-12 क्वेश्चंस का हम हल करेंगे। चलिए फटाफट अपने मॉडल पेपर को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे ये रहा। पहला प्रश्न कहता है आई यू फॉर एन आवर, यानी कि ये टेंस का क्वेश्चन है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें हमको चयन करना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। हमें टेंस का एडवर्ब के माध्यम से या अन्य कंडीशंस के माध्यम से ध्यान देकर सही आंसर का चयन करना है। आपको मैं 30 सेकंड का समय दूंगा, फटाफट आप अपना आंसर निकाल लीजिए। आई यू फॉर एन आवर एम टीचिंग, हैज टॉट, टीच या हैव बीन टीचिंग। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो एक एक आंसर के साथ जाइएगा आप। इसमें अगर आप एडवर्ब देखें तो एडवर्ब में इसमें फॉर के साथ समय दे रखा है, फॉर के साथ समय दे रखा है। अगर कोई भी सेंटेंस में हमको फॉर या सिंस मिले, फॉर या सिंस प्लस उसके साथ क्या मिले, टाइम मिले, तो वो हमेशा कौन सा टेंस होता है? वो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम देखते हैं कि कंटीन्यूअस पार्ट्स की कौन सी जो वर्ब है उसने इसमें डाली है। तो एम टीचिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। हैज टॉट नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। टीच नहीं हो सकता क्योंकि प्रेजेंट की तो बात, इंडेफिनिट की बात ही नहीं हो रही। तो हमारा सही आंसर क्या बच गया? हैव बीन टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर, कि मैं आपको 1 घंटे से क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो पहला प्रश्न अपना इस प्रकार से था। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ फटाफट चलते हैं। तैयार रहिएगा अपने आंसर्स को चेक करने के लिए। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है माई मदर टू टेम्पल एवरी डे, कि मेरी माताजी प्रतिदिन मंदिर, यानी कि आपको इस दिए गए सेंटेंस में से एक ऐसे एडवर्ब का चयन करना है जो एडवर्ब हमें कौन सी एक टेंस की तरफ इशारा करेगा कि ये अमुक जो एक्शन है इस टेंस का है और इस पार्ट का है। अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें मैंने ऑप्शन दिए हैं वेंट, हैज गॉन, गोज और एक दिया इज गोइंग। आप देखें तो ये वाक्य कह रहे हैं कि मेरी माताजी प्रतिदिन मंदिर जाती है, यानी हैबिचुअल वर्क है। ये डेली का काम है, हैबिचुअल वर्क। और आप अगर ध्यान से पढ़ा हो तो हैबिचुअल वर्क हमेशा कौन सी टेंस में आता है? बताइए मुझे। हैबिचुअल वर्क है, आदतन कार्य, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो आप इसमें ध्यान से देखिए कि कौन सी वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ इशारा नहीं कर रही। क्या वेंट कर रही है? वेंट नहीं कर रही क्योंकि ये तो सेकंड फॉर्म है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को याद कीजिए, सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है और प्लूरल हो तो एस ईएस का प्रयोग नहीं होता। तो हमने देखा कि वेंट तो सेकंड फॉर्म है। हमने देखा हैज गॉन, हैज गॉन भी प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ इशारा करता है। हमारे पास बचा इज गोइंग और गोज। इज गोइंग है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ इशारा करता है। तो हमारा टेंस कौन सा बच गया? सही आंसर बच गया गोज, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ हमने एस या ईएस का प्रयोग कर दिया। माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे। इस प्रकार इसका सही जो आंसर था वो सी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न रहा बोर्ड पे आपके सामने ये, सीता इंग्लिश ग्रामर नाउ एडेज। क्या पहचान पा रहे हैं? ध्यान से देखिए इस सेंटेंस में कौन सा कीवर्ड, कौन सा एडवर्ब आपको मिला जो ये इशारा करता है कि अमुक एक्शन उस टेंस का है। काम जारी है या काम कंप्लीट हो गया या कौन से समय की बात कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा कि इसमें एडवर्ब दे रखा है। देखिए फटाफट आप निकालिए कौन सा आएगा, कौन सा आंसर दे रखा है आपको ही देखना है। इसमें एडवर्ब की पहचान आपको ही करनी है कि इसमें कौन सा एडवर्ब है वो दिया हुआ है। एडवर्ब को फटाफट देखिए बेटा कौन सा एडवर्ब दे रखा है। चलिए मैं बताता हूं। सीता इंग्लिश ग्रामर, मेरी जो नजर है वो इस वर्ड पे जा रही है, नव ए डेज। और नव ए डेज का हिंदी अर्थ होता है आजकल। और ये जो नव ए डेज वर्ड है ये एडवर्ब है। वर्तमान में कोई कंटिन्यूस काम जो जारी होता है, और वर्तमान में जो काम जारी होता है वो हमेशा एक्शन होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो हमें कौन सी वर्ब का चयन करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को याद कीजिए, इसमें सही क्रिया एक तो इज होती है, एक आर होता है और एक आपको मिलेगी एम।
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज होता है, आईएनजी का। यानी कि एचवी में आपको इजारम देखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमेशा किसी कंटिन्यूअस वर्ब का द्योतक होता है, उसको देखना है। तो अगर मैं देखूं इसमें भी इजारम नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये है इज रीडिंग, क्लियर है। सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आ गया इज, और मैन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग हो गया, तो सही आंसर निकल के आ गया इज रीडिंग। सीता इज रीडिंग इंग्लिश ग्रामर नाउ ए डेज, कि सीता आजकल अंग्रेजी की व्याकरण का क्या कर रही है, अध्ययन कर रही है। अगर अपन ध्यान से देखें ना तो करेक्ट फॉर्म को फिलअप करना बड़ा ही आसान होता है। हमें कुछ कीवर्ड का अध्ययन करना होता है और प्रत्येक टेंस की सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी सहायक क्रिया लगाते हैं, मैन वर्ब में किस प्रकार यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं 4 नंबर। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न जो हम सभी भारतीयों को गौरवान्वित महसूस करवाता है। वी द मून, हम चंद्रमा पे, वी द मून, हम चंद्रमा पे। इसमें कोई एडवर्ब नहीं दिया है। अगर सेंटेंस में एडवर्ब नहीं दिया हो तो ऑप्शंस जो दिए हैं उनका प्रयोग करते हुए हमें उनको अलग अलग करते हुए कि कौन सा ऑप्शन इसमें फिलअप क्यों नहीं हो सकता, इस प्रकार के प्रश्न हल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रत्येक टेंस की जानकारी होना जरूरी है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया, रिचीज दिया है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग हुआ है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। अगर इस वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ लेके जाऊं तो आपको कंफर्म है कि साधारण वाक्य है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में अगर जो सब्जेक्ट हो वो प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल, तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। और इसमें किसका प्रयोग हो रखा है, एस का हो रखा है, इट मींस इसका यूज नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन दिया हैड रिच। अगर मैं इस वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस का बनाना चाहूं तो मैं ध्यान से अगर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी कि परफेक्ट जो टेंस से प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म ही आती है। तो ये रिच तो थर्ड फॉर्म नहीं है, इट मींस ये ऑप्शन भी क्या नहीं बैठता, सही नहीं बैठता। देखिए हैज रिच्ड, हैव रिच्ड, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि हैज हैव के साथ किसका प्रयोग है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। तो हमें देखना है कि इसमें हैज रिच्ड आएगा या हैव रिच्ड आएगा। आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता है कि किसी भी सपोज दैट ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, इसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सहायक क्रिया हैज का प्रयोग होता है। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल हो, सहायक क्रिया क्या लगती है, हैव लगती है, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो वी कौन सी फॉर्म है बताइए, सॉरी वी कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल है, तो वी तो प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हैज का प्रयोग नहीं हो सकता। तो क्या बच गया, हैव रिच्ड बच गया। कुछ पर्सन ऐसे डिफिकल्ट होते हैं जिनको टेंस का पूरा हमें ज्ञान हो तभी उनको अपन हल कर सकते हैं, और ये जरूरी नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पर्सन आते हैं वो सबके सब एडवर्ब पे डिपेंड करें। ऐसे पर्सन्स भी आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो मतलब हमको पूरी एकदम से उनका ऑपरेशन करके, उनकी शल्य चिकित्सा करके हमको उनका आंसर निकालना पड़ता है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, वी शैल वेट, वी शैल वेट, हम इंतजार करेंगे, टिल जब तक, टी वह, यानी कि अराइव्ड आएगा, वोज अराइविंग आएगा, अराइव जाएगा, या मे अराइव्ड। एक बात आपको बता दूं, इसमें कोई एडवर्ब नहीं है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। अगर पहले वाक्य में फ्यूचर टेंस आ जाता है, देखिए इसमें क्या है, शैल प्लस शैल मॉडल आ गया, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है। अगर पहले सेंटेंस में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मिलता है तो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें पास्ट टेंस नहीं हो सकता। तो कौन सा नहीं हो सकता, पास्ट नहीं हो सकता, तो कौन सा रह सकता है, प्रेजेंट रह सकता है। तो देखिए कौन कौन सी ऑप्शन काट सकते हैं अपन, एक तो ये काट सकते हैं, अराइव्ड काट सकते हैं क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है जो पास्ट टेंस की तरफ जा रही है। दूसरा वोज अराइविंग है जो भी पास्ट कंटिन्यूस है, ये भी नहीं आ सकता। हमारे पास कितने बच गए, 2 बच गए, एक मे अराइव बच गया, एक अराइव्ड बच गया। तो यहाँ पे उस कंडीशनल की जो मैं बात कर रहा हूं तो आपको बता दूं, अगर एक सेंटेंस में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मिलता है, कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मिलता है, तो दूसरा क्लोज होगा उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये, अगर आपको 2 क्लोज मिले
एक क्लॉज में आपको फ्यूचर इंडेफिनाइट मिले तो दूसरी क्लॉज में आपको क्या मिलेगा, दूसरी क्लॉज में आपको मिलेगा जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट है वो मिलेगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों ऑप्शंस को हमने कट कर दिया, ऑप्शन 2 बच गई। तो कौन सी ऑप्शन में प्रेजेंट टेंस का सिंबल है, प्रतीक है? अगर मैं इसको देखूं तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ इशारा कर रहा है। और सी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट मींस यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आना है, एस या ईएस आना है। तो सही आंसर क्या हो गया, अराइव्ड हो गया। अपने 5 प्रश्न क्या हो गए, हल हो गए। चलिए छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न क्या कहता है, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, बड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। अगर इन शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो सब एक जैसे लगेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम शब्दों को पढ़ते जरूर हैं लेकिन हम उनको समझते नहीं हैं। इंग्लिश की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन कभी इंग्लिश को सही ढंग से पढ़ा ही नहीं रुचि के साथ, तो हमको डिफिकल्ट लगती है। लेकिन जितनी इंग्लिश इजी है उतना कोई सब्जेक्ट इजी है ही नहीं। वी विथ ओवर आइज, सी का मतलब देखना, लुक का मतलब देखना, वॉच का मतलब देखना और स्टेयर का मतलब ही घूर कर देखना, यानी हम अपनी आंखों से देखते हैं। प्रत्येक का अर्थ है देखना। तो मैं कौन सी वर्ब को यूज में लूं बताइए? अब आप कहोगे सर सभी का मतलब देखना ही है, और जो अपनी ये रिसेप्शन वर्ब होती है ना, इंद्रिय क्रियाएं, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होती है। तो होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मैं देखूं तो प्रत्येक क्रिया में देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि इंडेफिनिट ये भी हो सकता है, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म है, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म है, इसमें भी फर्स्ट है और इसमें भी फर्स्ट है। यानी कि प्रत्येक क्रिया प्रेजेंट टेंस के रूप में ही दी गई है। लेकिन अंतर कैसे करें, मैं प्रत्येक शब्द का अंतर बताता हूं आपको। देखिए पहला वर्ड है लुक, लुक का मतलब होता है देखना। ये इस प्रकार की क्रिया, इसका यूज तब होता है जब हमें कोई दूसरा व्यक्ति कहीं देखने के लिए कहे। जैसे मैं कहूं कि लुक एट दी बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखिए, लुक एट मी, मेरी तरफ देखिए, लुक एट द स्ट्रीट, गली की तरफ देखिए। तो ऐसी इस वर्ब का यूज वर्ब और प्रिसेप्शन में यूज नहीं होता। दूसरा देखिए शब्द है वॉच, वॉच का मतलब भी देखना होता है। वॉच का यूज कब होता है मैं बताता हूं आपको। वॉच का यूज तब होता है जब किसी चीज को हम काफी देर तक टकटके लगाकर देखते हैं, एक एक टुक देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं। मैंने कहा कि मैं लाइव मैच देख रहा हूं, तो उस चीज पे हमारा फोकस रहेगा, हमारी दृष्टि उसकी तरफ रहेगी। उस कंडीशंस में हम क्या लगाते हैं, वॉच लगाते हैं। स्टेयर का मतलब होता है देखना, बट घूर कर देखना, यानी किसी व्यक्ति को डाउट की दृष्टि से या क्रोध की दृष्टि से देखना। वहां किसका यूज करते हैं, स्टेयर का यूज करते हैं। एक जो सी वर्ड है, इस सी का मतलब है नेचुरल। जैसे हम घूम रहे हैं, घूमते हुए बहुत सी चीजों को हम देखते हैं। इंद्रियों का काम देखना है, आंख एक इंद्रिया है और इसका काम है देखना। और स्वाभाविक रूप से देखने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, सी का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस मैंने इन वर्ड्स में अंतर करने के लिए डाला था कि सी का यूज कब करना चाहिए, लुक का यूज कब करना चाहिए, वॉच का यूज कब करना चाहिए, स्टेयर का यूज कब करना चाहिए। जैसे मैं आपको कहूं कि बोर्ड की तरफ देखिए, आप लुक लगाएंगे। मैं आपको कहूं कि आप टीवी देखिए, टेलीविजन देख रहे हैं या देखिए, तो आप वॉच लगाएंगे। मैं कहूं कि वो घूर कर देख रहा है तो क्या लगाएगा, स्टेयर लगेगा। बट नेचुरल रूप से देखने का काम हो रहा है, उसमें किसका यूज होता है, सी का यूज होता है। प्रश्न हो गए 6, 7 देखिए। सातवां प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए ध्यान से, थोड़ा कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया। The children gone to school yet, यानी कि आपकी थर्ड फॉर्म डाल दी गई है। हमको सिर्फ क्या बताना है, एचवी बताना है। कोई भी प्रश्न हल करें, उस प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। समझने के बाद ही एक सही मेथड के माध्यम से उत्तर निकालना बहुत जरूरी होता है, तब जाके सही उत्तर आता है। The children gone to school yet, अगर आप एडवर्ब देखना चाहें तो एडवर्ब के द्वारा भी इसको हल कर सकते हैं। अगर आप एडवर्ब के माध्यम से नहीं करें, इसके 2 मेथड हल करने के, देखो मैं पहला बताता हूं। पहला मेथड है यट, और यट हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। कौन सी में आता है, यट का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं जाऊं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की साइक्रिया देख लो कौन कौन सी है, जो और हैव है। तो 2 ऑप्शन तो कट गए, हैज और हैव रह गया। अब हैज ले या हैव ले, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। चिल्ड्रेन बहुवचन है और बहुवचन है तो हम हैज का यूज नहीं कर सकते, किसका करना पड़ेगा, हैव का। अब देखिए मेथड नंबर 2 देखते हैं। ये अगर अपन को पता नहीं हो कि भाई मैं यट कौन सी टेंस का एडवर्ब, तो कैसे हल करें, आप सोचिए। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वॉज वर्ब के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होता। वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, आईएनजी आता है। डू डज के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होता। डू डज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी।
हाँ, हैज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है और हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और इसका आप निकाल सकते हो कि चिल्ड्रेन है वो प्लूरल नाउन है, यानी कि बहुवचन संज्ञा है, और बहुवचन संज्ञा तो आंसर क्या निकलेगा, हैव निकलेगा। थोड़ा सा सोचिए तो कभी आंसर गलत होगा ही नहीं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर कहता है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वीव, यानी मैंने वर्ब पे भी थोड़ी चर्चा की है। पास्ट फॉर्म का अर्थ तो समझ रहे हो बेटा, पास्ट फॉर्म का सेंस क्या होता है। पास्ट फॉर्म का मतलब है हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म बतानी है, कौन सी फॉर्म बतानी है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, अलग अलग होती है ना, जिसको अपन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो पास्ट फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। आपको बताना है कि वीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए कि वीव का हिंदी अर्थ क्या होता है, बुनना। क्या, बुनना। जैसे आई एम वीविंग ए स्वेटर, मैं एक स्वेटर बुन रहा हूं, यानी कि कोई चीज को बनाना। तो वीव जो वर्ड है WEAVE, वीव का हिंदी अर्थ हो गया बुनना। आपको सेकंड फॉर्म बताना है, क्या वीवन होगा, क्या वो होगा, क्या वीव्ड होगा, या वीव्ड होगा। आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखते ही एक दो ऑप्शन को फटाफट अलग कर दीजिए कि ये तो भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसकी तो फॉर्म नहीं। ये जो वर्ब होती है हमेशा मूल अवस्था में प्लूरल होती है, और उसके साथ एस या ईएस लगाने से कौन सी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। तो ये तो प्लूरल से सिंगुलर रूप लिया है मैंने, इसकी फॉर्म चेंज नहीं किए, तो फिर ये एक तो कट हो गया। अब वीवन, वीव्ड या वो, कौन सा आंसर होगा बताइए। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वो, वीव, वो, वीवन थर्ड फॉर्म होती है। हमेशा याद रखिएगा एक फॉर्म क्लियर, जिसको अपन ज्यादातर देखते नहीं है, बहुत बार इसको पूछा गया है कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वीव, बुनना, वीव फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया वो, और थर्ड फॉर्म हो गया वीवन। चलिए 9 नंबर प्रश्न, ऐसा ही 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न में एक वर्ब और सिखाएंगे आपको जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसपे अपन बहुत कम ध्यान देते हैं। पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हाइड। अब पास्ट फॉर्म तो आप समझ ही गए, पास्ट फॉर्म का मतलब है वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में बताना है, तो बताइए मुझे, हाइड की सेकंड फॉर्म हिडन होगी, या हिडन्ड होगी, या हिड होगी, या हाइड जो होगी। आप कहोगे सर एक ऑप्शन तो हम कट कर देंगे, और वो कौन सा करोगे बताइए मुझे। आप ये करोगे डेफिनेटली, क्योंकि ये तो सिंगुलर है, प्लूरल है, सॉरी। वर्ब मूल रूप से हमेशा प्लूरल होती है, के साथ एस या ईएस लगाने से उसका कौन सा रूप प्राप्त होता है, सिंगुलर रूप प्राप्त होता है। तो इसको तो सिंगुलर बनाया गया है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हमारे पास ऑप्शन कितने बच गए, 3 बच गए। पहला बच्चा हिडन, दूसरा हिडन्ड, और तीसरा हिड। तो चलिए मैं लिख के बताता हूं आपको। जो हाइड वर्ब है इसका हिंदी अर्थ होता है छुपाना। क्या होता है, छुपाना। हाइड सेकंड फॉर्म होती है हिड, और थर्ड फॉर्म होती है हिडन। याद कर लीजिएगा। तो फिर इसका सही आंसर क्या हुआ, सी हुआ। पास्ट फॉर्म द वर्ब हाइड, हाइड की सेकंड फॉर्म होगा हिड। चलिए 10 नंबर प्रश्न की बात करें। 10 नंबर प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटी सी चीज इसमें टेक्स्ट कट गया है। स्टडीज के बाद मैंने लिखा था कोस्ट, स्टडीज के बाद क्या लिखा है, कोस्ट। और कोस्ट क्या होता है, समुद्री किनारा होता है। वाक्य कहता है द बोट इन रफ सीज ऑफ द स्वीडिश कोस्ट, की जो नाव है वो स्वीडिश का जो उबड़ खाबड़ जो समुद्री इलाका है वहां क्या कर गया। सिंक का मतलब डूबना, शैंक का मतलब डूबना, ड्राउन का मतलब डूबना। यहां हम क्या करना चाहते हैं, यहां हम ये देखना चाहते हैं कि सिंक का मतलब भी डूबना होता है और ड्राउन का मतलब भी डूबना होता है। अंतर क्या होता है सिंक और ड्राउन में। मैं कह रहा हूं कि जो बोट है वो स्वीडिश, जो स्वीडन देश है, उसका जो समुद्र का उबड़ खाबड़ हिस्सा है वहां पर क्या कर गया, डूब गया। अब डूब गया तो आपको मुझे ये बताना है कि इसमें सिंक लगाऊं, शैंक लगाऊं या ड्राउन लगाऊं। पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि आप इसमें यूज किसका होगा। मेथड 2 हल करने के वो भी मैं बताऊंगा। पहले इनका अंतर कर देता हूं मैं। सिंक डूबना होता है किसी निर्जीव वस्तु का, कोई निर्जीव वस्तु डूबे, जैसे पत्थर हो गया, जैसे नाव हो गई, या कोई अन्य निर्जीव वस्तु, जैसे टेबल ले लीजिए, पानी में टेबल है वो डूब गई। तो निर्जीव वस्तु जब डूबती है तो हम क्या लगाते हैं, सिंक लगाते हैं। और ड्राउन का मतलब है कोई व्यक्ति जब डूबता है
कहीं ना कहीं एक छोटा बच्चा तालाब में डूब गया तो वहां आप सिंक नहीं लगाएं, वहां आप क्या लगाएं, ड्राउन लगाएं। तो ये तो इन दोनों में अंतर था। अब आप कहोगे सर चलो ये तो अंतर कल कंफर्म हो गया कि ड्राउन नहीं हो सकता क्योंकि बोट है वो निर्जीव वस्तु है, तो ये तो अपने आप में कट हो गया। सिंक और सैंक, आपको सर कोई एडवर्ब भी नहीं डाला, कैसे पता चलेगा? चलेगा बेटा, सोचिए वर्ब को देखिए। अगर मैं यहां देखूं द बोट सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, अगर ये सिंक है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सैंक है वो वर्ब की कौन फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अगर हम देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रतिनिधित्व करती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रतिनिधित्व करती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, तो अब आप सोचिए अगर इसमें मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज में लेना चाहता था तो बोट सिंगुलर है, इसके साथ एस या ईएस आता या नहीं आता? आपका सर हाँ था, इसमें नहीं है, इट मींस इसका प्रयोग नहीं होगा। दूसरी बात, वाक्य के भाव पे जाइए कि बोट है वो डूब गया, पास्ट में गई वो चीज, वैसे भी नहीं होगा। फिर भी कोई बच्चा अगर प्रोनाउंसिएशन हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाता है तो एक मेथड ये भी है देखने का, सैंक सेकंड फॉर्म है जिसका अपन यूज आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ड्राउन का भी नहीं कर सकते क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अगर इसको प्रेजेंट में ले जाना होता तो ऐसे यस लगाना होता, वैसे भी मैंने अंतर कर रखा है, लेकिन मेनली मेरा जो मकसद था वो ये बताने का था कि सिंक और ड्राउन दोनों शब्दों में क्या होता है, अंतर होता है। ये थे आज के 10%। आप कहोगे सर 10%? हाँ, मैंने बच्चों को प्रेजेंट टेंस करवाया कल ये और प्रेजेंट के 10% में लेके आया हूँ। नेक्स्ट वीडियोज में मैं पास्ट के पर्सन भी इंक्लूड करूंगा और बहुत जल्द टेंसेज को भी अपन पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। सफलता कोई शॉर्टकट से नहीं मिलती, सफलता प्राप्त करने के लिए इंसान को बहुत ऊंची छलांग लगानी पड़ती है और उस छलांग को लगाने के लिए निरंतर कंटिन्यूस अध्ययन करना पड़ता है।